ये उन दिनों की बात है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था। उन दिनों मेरे जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा ये थी कि मैं किसी तरह दो पहियों वाली साइकिल चलाना सीख लूं। मेरे ज्यादातर दोस्त उस समय तक साइकिल चलाना सीख चुके थे, किंतु मैं साइकिल चलाना नहीं सीख पाया था। उन दिनों हमारे घर में दो साइकिलें थीं। सबसे पहली संजू भैया की हीरो साइकिल और दूसरी राजू भैया की एटलस साइकिल। दोनों ही साइकिल फुल साइज की थी। मैंने उस समय तक केवल पूजा रिंकू की 3 पहियों वाली साइकिल चलाई थी। वो एक लाल रंग की साइकिल थी जिसे मैं पूजा के घर पर आंगन में खूब चलाता था। मेरे घर की दोनों साइकिलें चूंकि फुल साइज और जेंट्स यानी डंडे वाली साइकिल थी, इस वजह से मेरी हिम्मत कभी भी उन साइकिलों को हाथ लगाने की नहीं हुई थी। उस समय तक किसी ने भी मुझे सड़क पर साइकिल चलाना सिखाने की कोशिश नहीं की थी। मेरे कई दोस्त ऐसे भी थे जो पूरी साइकिल तो नहीं चला पाते थे, किंतु कैंची साइकिल फिर भी चला लेते थे। कैंची साइकिल उस जमाने में साइकिल चलाने की एक ऐसी विद्या थी जो आज पूरी तरह से गायब हो चुकी है। उस जमाने में बच्चों के लिए छोटी 2 पहिए की साइकिलें भी आती थीं, जो कि संपन्न घरों के लोग ही अपने बच्चों के लिए खरीद पाते थे। और उस दौर में बच्चों को चलाने के लिए किराए पर भी साइकिल मिलती थी। शायद उस समय 20 पैसे में 1 घंटे के लिए साइकिल किराए पर मिलती थी। 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो जाने पर दुकानदार 2 गुना किराया वसूल लेता था। तो एक दिन हुआ कुछ यूं कि दानौली में हमारे घर के सामने गणेश मेडिकल स्टोर्स वालों का घर था। उनका लड़का सोनी मेरा दोस्त था। सोनी एक गोरा चिट्टा और खूबसूरत लड़का था। उसके पास अपनी खुद की बच्चों वाली छोटी हरे रंग की एक 2 पहिया साइकिल थी। सोनी अक्सर अपनी उस साइकिल पर बैठकर दानौली की सड़कों पर फर्राटा भरा करता था। यह देखकर मुझे बहुत कोफ्त होती थी। एक तो मेरे पास साइकिल नहीं थी और दूसरा मुझे साइकिल चलानी आती भी नहीं थी। तो एक दिन शाम के समय सोनी दानौली की सड़कों पर अपनी साइकिल दौड़ा रहा था। उस समय मां और संजू भैया के साथ मैं घर की गौक में खड़ा हुआ था। सोनी को साइकिल चलाता हुआ देखकर मैं मां से बोला, मां मुझे भी सोनी जैसी साइकिल पापा से कहकर दिलवा दो ना। सुनकर मां तो कुछ नहीं बोली, किंतु पास में खड़े हमारे भ्राताश्री बोले, तू पहले साइकिल चलाना तो सीख ले, उसके बाद ख्वाब देखना नई साइकिल के। साइकिल चलानी वलानी आती नहीं है और चले हैं नई साइकिल लेने। सुनकर मेरे पूरे तन बदन में आग लग गई और मैं चिढ़कर बोला, मुझे साइकिल चलानी आती है, मैं सोनी की साइकिल चला सकता हूं। सुनकर संजू भैया हंसते हुए बोले, अच्छा तू सामने सोनी की साइकिल चलाकर दिखा दे तो हम लोग तुझे नई साइकिल दिलवा देंगे। यह सुनकर मैं जोश में भर गया और दौड़ता हुआ भागकर नीचे सड़क पर पहुंचा। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं ये परीक्षा आराम से पास कर लूंगा। मैं घर के सामने साइकिल पर बैठे सोनी के पास पहुंचा और उससे बोला, सोनी थोड़ी देर के लिए क्या मैं तेरी साइकिल चलाकर देखूं? मेरे पापा भी मुझे तेरी जैसी साइकिल दिलाने वाले हैं। सोनी अनमने ढंग से साइकिल की सीट से उतरा और मुझसे बोला, ले चला ले, लेकिन ध्यान रखियो साइकिल पटक मत दियो,
मेरे पापा मुझे मारेंगे। अब धड़कते दिल से मैंने सोनी की साइकिल को अपने हाथ में थामा। जीवन में पहली बार मेरे हाथ में इस तरह की साइकिल आई थी। मैंने नजर उठाकर अपने घर की ओर देखा तो संजू भैया और मां को एकटक अपनी तरफ देखता पाया। अब ऊपर से संजू भैया और मां और पीछे से सोनी की नजरें मुझ पर ही टिकी थी। मुझे घबराहट होने लगी और माथे पर पसीना भी आ गया। मैं सोनी की साइकिल आसानी से चला लूंगा, इसके पीछे मेरी यह सोच थी कि वो एक छोटी साइकिल थी और मेरे पैर पूरे उस साइकिल पर आ रहे थे, यानी गिरने का कोई भी चांस नहीं था। यही सोचते हुए मैंने साइकिल के पेडल मारे, किंतु साइकिल अपनी जगह से हिली भी नहीं। सोनी पीछे से चिल्लाया, अबे ब्रेक तो छोड़। सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। अब मैंने ब्रेक छोड़कर फिर पेडल मारे, किंतु साइकिल थोड़ा सा आगे को बढ़कर रुक गई और मेरा बैलेंस नहीं बन पाया। मैंने घबराकर अब जोर से पेडल मारे, किंतु मेरा बैलेंस बन ही नहीं पा रहा था। अब तो घबराहट मेरे सिर पर पूरी तरह हावी हो गई थी। मैंने ऊपर देखा कि मां तो मुस्कुरा रही हैं, किंतु संजू भैया खीसे निपोरते हुए हंस रहे हैं। यह सीन देखकर अब मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जोर जोर से जल्दी जल्दी साइकिल के पेडल मारे। और यह करते करते साइकिल का बैलेंस तो नहीं बना, किंतु मैं मुंह के बल गिरते गिरते बाल बाल बचा। पीछे से सोनी चिल्लाया, अबे तू रहने दे, तेरे बस का नहीं है साइकिल चलाना, चले हैं नई साइकिल लेने। उसने दौड़कर मेरे से अपनी साइकिल छीन ली और साइकिल पर बैठकर फुर्र हो गया। अब उस भाए भाए करती सड़क पर मैं बेचारा उदास खड़ा रह गया। मैं बिना ऊपर देखे एक हारे हुए जुआरी की तरह धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ा। जब बेहद निराश मैं अपने घर लौटा तो ये सोच रहा था कि अब संजू भैया और मां के ताने मुझे सुनने को मिलेंगे, किंतु उम्मीद के विपरीत दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोला। यह वो दौर था जब आपके बड़े यदि आपकी फेल होने के बाद मरम्मत नहीं कर रहे हैं या कस के डांट नहीं रहे हैं तो ये एक तरह से हौसला अफजाई या मोटिवेशन की तरह ही होता था। उस रात मुझे सारी रात साइकिल के ख्वाब ही आते रहे। मैं इसी उधेड़ बुन में लगा था कि किस तरह साइकिल चलानी सीखी जाए, किंतु कोई फूल प्रूफ उपाय सूझ ही नहीं रहा था। इसी तरह 3 दिन निकल गए। 3 दिन बाद शाम को संजू भैया को किसी काम से रिंकू पूजा के घर जाना था। वे मेरे पास आए और बोले, रिंकू के घर चलेगा? सुनकर मेरा मन मयूर नृत्य कर उठा। मैं तुरंत तैयार हो गया। संजू भैया मुझे साइकिल पर बैठाकर रिंकू के घर ले गए। वहां पर आंटी जी के लिए मां ने ताजा बनी मठरियां भेजी थी, जैसे संजू भैया ने आंटी जी को सौंपा। उसके बाद मुझे वहीं छोड़कर संजू भैया हॉस्पिटल रोड स्थित अपने मित्र ज्योति लुम्बा के पास चले गए। रिंकू पूजा उस समय अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और मैं चुपचाप किसी उधेड़ बुन में बैठा था। मैं आंटी जी के पास गया और उनसे बोला, आंटी जी, क्या मैं रिंकू की साइकिल चला लूं? आंटी जी बोली, तुम्हें साइकिल चलानी आती है? मैं बोला, हां, थोड़ी थोड़ी आती है। अब आंटी जी के हां बोलने के बाद मैं पहुंचा पीछे आंगन में। आंगन के पीछे एक गैराज था। मैंने उस गैराज के जाली वाले नीले दरवाजे को खोला, जिसके अंदर उस समय की मेरे सपनों की रानी प्यारी लाल रंग की फुल साइज लेडीज साइकिल रखी थी। लेडीज साइकिल में आगे जेंट साइकिल की तरह
डंडा नहीं होता था। अब उस साइकिल को लेकर मैं आंगन वाले छोटे दरवाजे से बाहर निकल गया। उस साइकिल को लेकर पैदल पैदल मैं माधव डिस्पेंसरी के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, ताकि रिंकू पूजा या आंटी जी मुझे साइकिल चलाता न देख पाए। अब मेरे हाथों में वो प्यारी साइकिल थी, किंतु मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कहां से और कैसे शुरुआत करूं। यही सोचते सोचते मैंने झटके से साइकिल के पैडल मारे तो आश्चर्यजनक रूप से साइकिल मुझे लेकर आगे बढ़ गई और बैलेंस भी बन गया। खुशी के मारे मेरे जिस्म के समस्त रोए खड़े हो गए। अब मैंने जोर जोर से पैडल मारे और ये क्या, साइकिल तो शानदार तरीके से चलने लग गई और मेरा पूरा बैलेंस भी बन गया था। अब मैं साइकिल की सीट पर बैठा हुआ साइकिल चलाने लगा। तभी सामने एक मिट्टी का गड्ढा आ गया और मैं उस गड्ढे में गिर गया और साइकिल अलग जाकर गिरी। किंतु हम दोनों को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि सब तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी और वो मैदान ही मिट्टी का था। मैं उठा और फिर पैडल मारे और साइकिल आराम से चल गई। अब अगले 1 घंटे तक मैं साइकिल चलाता रहा। इस दौरान मैं कम से कम 4 बार साइकिल से गिरा, किंतु हम दोनों को जरा भी चोट नहीं आई। अब जब मैं काफी साइकिल चला चुका और मुझे काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो मैंने वहीं साइकिल स्टैंड पर लगाई और शोले के धर्मेंद्र की तरह जोर से चिल्लाया, सोनी, आ रहा हूं मैं। इसके बाद मैं साइकिल लेकर घर वापस पहुंचा। मेरे सारे कपड़े मिट्टी में गिर गिर कर गंदे हो चुके थे, लेकिन मैं खुशी से दमकता हुआ साइकिल गैराज में रखकर जब अंदर पहुंचा तो आंटी जी ने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ, साइकिल चला पाए? मैं भाव विभोर होकर उनसे बोला, आज मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिल गई, मैं साइकिल चलाना सीख गया। सुनकर आंटी जी मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद संजू भैया भी वहां आ गए। आंटी जी के यहां से हमने 2 सरिता और 1 मुक्ता कलेक्ट करी, जो मां ने पढ़ने के लिए मंगाई थी। फिर हम घर वापस पहुंचे। घर पहुंचकर मैंने संजू भैया और मां को पूरी साइकिल चलाने की दास्तान रस ले लेकर सुनाई, किंतु शातिराना अंदाज में मैंने अपने गड्ढों में गिरने की दास्तान छुपा ली। अब वो दिन गुजर जाने के बाद मैं अपने घर के आसपास लेडीज साइकिल तलाश करने लगा, किंतु किसी के भी पास मुझे लेडीज साइकिल नहीं मिल रही थी। मैं साइकिल चलाने के लिए बहुत बेचैन हो रहा था, किंतु क्या किया जा सकता था। 2 दिन बाद मानो मेरी लॉटरी लग गई। रिंकू शाम को किसी काम से हमारे घर आई। खास बात यह थी कि वो अपनी साइकिल से हमारे घर आई थी। उसने साइकिल नीचे सड़क पर खड़ी की थी। मैं खुशी से दमकता हुआ रिंकू के पास पहुंचा और उससे बोला, अरे रिंकू, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारी साइकिल चला सकता हूं? रिंकू बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुना है तुम भी साइकिल चलाना सीख गए हो। यह कहते हुए उसने अपनी साइकिल की चाबी मुझे सौंप दी। चाबी लेकर मैं संजू भैया से बोला, चलो मां के साथ गोंख में आ जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि साइकिल चलाना किसे कहते हैं। मां, संजू भैया और रिंकू तीनों यह नजारा देखने गोंख में पहुंच गए और मैं नीचे सड़क पर पहुंचा। चांस की बात है कि मेरा दुश्मन नंबर 1 सोनी भी उस समय अपनी छोटी साइकिल सड़क पर दौड़ा रहा था। मैं सोनी के पास पहुंचा और बोला, सोनी, ये तू क्या बच्चों वाली साइकिल दौड़ाता रहता है? चल मैं तुझे फुल साइज साइकिल चला कर दिखाता हूं। सुनकर सोनी आश्चर्य से मेरा मुंह देखने लगा और बोला, देखना, बड़ी साइकिल से अपना मुंह मत तोड़ लियो।
मैंने उसके शब्दों को अनसुना किया और रिंकू की साइकिल की तरफ बढ़ा। अब फिर से मुझे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। मैं सोचने लगा कि अभी केवल एक ही बार तो साइकिल चलाई है, वो भी 3 दिन पहले। अब यदि मैं साइकिल नहीं चला पाया तो सबके सामने फुल बेइज्जती हो जाएगी। ये सोचते सोचते मैंने नजर उठाकर ऊपर गौक की तरफ उसी तरह से देखा जिस तरह सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने जाते समय आसमान की तरफ देखता है। सारे दर्शक गौक में जमे हुए थे और एकटक मुझे ही देख रहे थे। मैंने डरते डरते साइकिल के पेडल मारे और सौभाग्य से साइकिल तुरंत आगे बढ़ गई और मेरा बैलेंस भी ठीक से बन गया। साइकिल अब हवा से बात करने लगी। सभी दर्शक आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। मेरी साइकिल तब तक दानी धर्मशाला को पार करके जमुना समारोह लॉज तक पहुंच गई थी। मैं उस समय खुशी से झूमता हुआ साइकिल के पेडल जल्दी जल्दी मार रहा था। तभी एक फिएट कार आंधी तूफान की तरफ दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। वो अचानक मेरे सामने आ गई थी, इसलिए मैं बुरी तरह भड़बड़ा गया था। उस समय घबराहट में मेरे जिस्म के समस्त मसामों ने एक साथ पसीना उगल दिया था। मैं समझ गया था कि आज ये कार मुझे साइकिल समेत उठाकर पटक देगी। इसी सोच विचार में मेरी आंखें कब डर के मारे बंद हो गईं, पता ही नहीं चला। किंतु ये क्या, मेरे भगवान उस समय मेरे साथ थे। मुझे पता ही नहीं चला और वो कार का ड्राइवर मुझे बचाता हुआ कार को बिल्कुल मेरे बगल से निकालकर सुरक्षित आगे ले गया। उसने आगे जाकर कार रोकी और चिल्लाया, साले हरामखोर, अंधे कार के सामने टूटने के लिए चले आते हैं। मैंने उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मैं खुश था कि एक तो टक्कर बच गई, दूसरा सोनी और मेरे घर वाले इस घटना को नहीं देख पाए थे। मैं दानावली के नुक्कड़ तक साइकिल चलाकर वापस सफलतापूर्वक बिना गिरे लौटा। मैं घर के सामने विजय स्टेशनरी स्टोर की दुकान के सामने रुका। मैंने साइकिल से उतरकर खुशी से दमकते हुए ऊपर गौक की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ हवा में लहराकर अपनी जीत का इजहार किया। सोनी प्रशंसात्मक रूप से देखते हुए मेरे पास आया और बोला, यार दीपू, तू तो वाकई बड़ी जल्दी इतनी बड़ी साइकिल चलाना सीख गया। उस समय मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। मैं रुआब से सोनी से बोला, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उसके बाद एक विजेता के अंदाज में मैं घर वापस पहुंचा और रिंकू को उसकी चाबी देकर थैंक यू बोला। जय हिंद, धन्यवाद।